हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यह जैक बोर्ड के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सामान्य निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। इसमें बताना कि आर्थिक एजेंट क्या है या फिर कौन होते हैं। तो इसका आंसर है कि अर्थशास्त्र में एजेंट, एक एजेंट जो होता है वह अर्थव्यवस्था के कुछ पहलू के मॉडल में से एक अभिनेता, जैसे कि अधिक विशेष रूप में एक निर्णय या फिर निर्माता यानी कि उत्पादक होते हैं, उन्हें एजेंट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि राष्ट्रीय आय क्या है या फिर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय आय एक देश की कुल घरेलू सीमा के अंतर्गत जो है एक वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध प्रवाह का मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें कि विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी जोड़ी जाती है, उसे ही राष्ट्रीय आय का दर्जा दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि नगद निधि अनुपात, जिसे कि CRR कहा जाता है, वह से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि नकद निधि अनुपात या फिर नकद कोष अनुपात से आप क्या समझते हैं, इसी को बताना है। तो इसका आंसर है कि CRR यानी कि नकद निधि अनुपात या फिर नकद कोष अनुपात वह अनुपात होता है जो व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा राशि जो लोग जमा करते हैं व्यापारिक बैंकों के पास, उसमें कुल जमा राशि का जितना अनुपात RBI के पास रखने का नियम होता है अनिवार्य, तो उसे ही CRR कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। इसमें मुख्यतः बताना कि बजट क्या होते हैं। तो इसका आंसर है कि यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित व्ययों यानी कि व्यय जो करते हैं सरकार एवं अनुमानित प्राप्तियों जो आय होती है सरकार की, जैसे कि टैक्स वगैरह से, उनका वार्षिक वित्तीय विवरण जो लिखा जाता है उसे ही बजट मुख्यतः बोला जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि राजस्व प्राप्तियां या राजस्व प्राप्ति क्या होता है। तो इसका आंसर है राजस्व प्राप्तियां, तो ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करते हैं राजस्व प्राप्तियां, और ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि भी नहीं करते हैं, और ये आवृत्ति प्रकृति के होते हैं। छठा क्वेश्चन है कि समग्र मांग क्या है। इसमें बताना है एग्रीगेट डिमांड जो है वह क्या होता है। तो इसका आंसर है कि एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दिए हुए आय स्तर पर एवं एक निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को ही समस्त मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है। इसमें बताना है कि व्यापार संतुलन या फिर व्यापार शेष क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं कि किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच दृश्य मदों जैसे कि वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का अंतर जो होता है उसे ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन इज इक्वल टू जो होता है वह होता है निर्यात जिसे कि एक्सपोर्ट कहते हैं माइनस आयात जिसे कि इंपोर्ट कहते हैं, IM से दिखाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि 1929 की जो महामंदी हुई थी पूरा विश्व में वह क्या था। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया 1929 के महामंदी। इसमें से आप 3 लिख सकते हैं या फिर 2, क्योंकि यह क्वेश्चन टोटल 3 नंबर के हैं। तो 1929 में विश्व में एक गंभीर स्थिति महामंदी ने जन्म लिया था और यह महामंदी 1933 तक बनी रही थी। इस विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया था और इस महामंदी के कारण अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भी गिरावट आया था। सेकेंड पॉइंट इसमें कि इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा था। बाजार में वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट के कारण कई कारखाने बंद हो गए थे तथा श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। तीसरा पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी और इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत लगभग 33% की गिरावट आई थी। इसमें और भी 2 पॉइंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उसके कोई एक दोष को वर्णन करना है। तो इसका आंसर है पहला इसमें कि वस्तुओं का दोहरा संयोग खोजना पड़ता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो इसका एक ही वर्णन करना है। तो इसे वर्णन इस टाइप के करना है कि अगर कोई वस्तु का विनिमय करना है तो कोई दूसरे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे कि हमारा वस्तु की जरूरत हो और उसके पास वैसा वस्तु हो जो कि हमें आवश्यकता है उस वस्तु की। दूसरा इसमें पॉइंट है कि मूल्य की एक समान इकाई का अभाव, यानी कि इसमें दूसरा दोष यह है कि हमारे पास जो वस्तु है उसका मूल्य और उसके पास जो वस्तु है उसका मूल्य एक समान नहीं होता, यानी कि एक समान होने की भी स्थिति नहीं पाई जाती। तीसरा कि भविष्य में किए जाने वाले ठेकों के भुगतान की कठिनाई, इसमें कि भविष्य में जो बचत किया जाता है पैसों से वह वस्तु से बचत नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे रखने से उसका मूल्य में गिरावट होती है। चौथा है कि बचत या बचत हस्तांतरण में कठिनाई, इसमें वस्तु को पैसे के रूप में हस्तांतरण करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत कठिनाई होती है, यानी कि यहाँ से वहाँ पहुँचाने में भी बहुत इसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह 4 कठिनाई, इसमें से कोई एक का वर्णन कर देना आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें बताना है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, उसके उदाहरण कुछ दे देने हैं। तो इसका आंसर है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर कानूनी रूप से लगाया जाता है और इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता है। इसका उदाहरण जो है वह है आयकर, संपत्ति कर। इसमें जिस व्यक्ति को लगाया गया उसी को देना पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्टॉक और प्रवाह शेयर को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ है स्टॉक तथा प्रवाह। इसमें स्टॉक देख सकते हैं, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा होती है, जैसे कि 1 मार्च 2017 को आपके बैंक खाते में 500 रुपये है। यह स्टॉक का उदाहरण है। यह एक स्टॉक अवधारणा है क्योंकि यह समय के एक निश्चित बिंदु से संबंधित होता है। प्रवाह जो है वह प्रवाह समय की विशेष अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है, जैसे आप रोज 100 रुपये खर्च करते हैं। यह एक प्रवाह की धारणा है क्योंकि यह समय के एक विशेष अवधि से संबंधित है जो कि रोज का है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाइए। इसमें बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है या उसका परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर है कि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर एक अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक तथ्यों जैसे कि पूर्ण और समग्र उपभोग आदि, रोजगार की समस्या का अध्ययन करता है और जैसे कि राष्ट्रीय उत्पाद का अध्ययन, बचत का, निवेश का आदि राष्ट्रीय आय में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की समग्र मांग के घटकों को लिखिए। इसमें बताना है कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसके कौन कौन से घटक हैं। तो इसका उत्तर देख सकते हैं समग्र मांग के मुख्य घटक में क्या है। तो समग्र मांग के घटक को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग की घटक और दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग की घटक। हम लोग देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था में ए पॉइंट है कि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक, इसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू परिवार क्षेत्र प्लस फर्म क्षेत्र। परिवार क्षेत्र कंजम्पशन करता है जैसे कि सी से, और फर्म क्षेत्र इन्वेस्टमेंट करता है जैसे कि आई से दिखाया गया है। तो एड इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग के घटक उसमें परिवार क्षेत्र प्लस फर्म क्षेत्र प्लस सरकारी क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र कंजम्पशन, फर्म क्षेत्र निवेश प्लस सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट जो है। दूसरा जो था वो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक। इसमें पहला 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक, इसमें परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो परिवार क्षेत्र सी, फर्म क्षेत्र आई, गवर्नमेंट जी और सरकारी विदेशी क्षेत्र जो है वह एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे कि नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, शुद्ध निर्यात। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर की भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। इसमें बताना है कि चालू खाते के कौन कौन से घटक है भुगतान शेष के अंतर्गत। तो हम लोग देख लेते चालू खाता क्या होता है, उसके बाद घटक देखेंगे। तो इस खाते में वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात एवं आयात और चालू अंतरणों की प्राप्तियों
वह भुगतान के विवरण दर्ज होते हैं जो चालू वर्ष यानी कि एक वर्ष में पूरे किए जाते हैं। चालू खाते का संतुलन जो था वह था दृश्य प्लस अदृश्य निर्यात माइनस दृश्य प्लस अदृश्य आयात इज इक्वल टू जब जीरो हो जाता है तो यह संतुलन में होता है। इसकी मदे जो है चालू खाते की मदे या घटक, पहला है दृश्य मदे जिसमें वस्तुओं का निर्यात आयात होता है। अदृश्य मदे जिसमें सेवाओं का आयात निर्यात होता है यानी कि आदान प्रदान आयात निर्यात। तीसरा एक पक्षीय अंतरण। चौथा वस्तुओं का, अगला पॉइंट है वस्तुओं का परिवहन लागत। अगला व्यापार शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन हेतु की गई सेवाओं से संबंधित है। बीमा के प्रीमियम का भुगतान, विभिन्न सेवाओं से संबंधित भुगतान, अनुदान और प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि। और अगला इसमें व्यापारिक विऋणों का भुगतान। 15 नंबर क्वेश्चन की वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या है। तो आंसर यहाँ है कि प्रवाह को दो वर्गों में बांटा जाता है या फिर दो भागों में। पहला है वास्तविक प्रवाह, दूसरा मौद्रिक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह से होता है, जैसे कि उत्पादक के क्षेत्र द्वारा परिवार क्षेत्र को वस्तुओं का प्रवाह करना। इसे चार्ट के द्वारा दिखाया जा सकता है जो कि स्टेप पे है। यहाँ परिवार क्षेत्र है जो कि कंजम्पशन करते हैं सी से, और फर्म क्षेत्र है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है जिसे कि आई से दिखाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं परिवार क्षेत्र का तीर का निशान क्या है, उत्पादक क्षेत्र या फर्म क्षेत्र को, जिसमें कि साधन सेवाएं प्रदान की जा रही है परिवार के द्वारा फर्म के पास, जिसमें कि श्रम है, पूंजी है, भूमि है और उद्यमी है। तो उत्पादक जो है वह इसके द्वारा उत्पादन करेगा और फिर वस्तु सेवाओं का उत्पादन करके वापस भेज देगा परिवार क्षेत्र को कंजम्पशन करने के लिए, उपभोग करने के लिए, जो कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है। तो कुछ इस टाइप का प्रवाह का चक्र बनता है जो कि वास्तविक प्रवाह का उदाहरण है। अब दूसरा देख सकते हैं मौद्रिक प्रवाह जो है। तो मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से होता है, जैसे कि परिवार क्षेत्र द्वारा उत्पादक क्षेत्र को मुद्रा का प्रवाह। यहाँ देख सकते हैं वही परिवार क्षेत्र यहाँ भी है और उत्पादक क्षेत्र यहाँ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब इसके पहले उत्पादक क्षेत्र जो तीर का निशान देके वस्तु सेवा दिया था परिवार क्षेत्र को, तो उसके बदले में परिवार क्षेत्र यहाँ पे तीर का निशान देके जा रहा है। इसमें वस्तु और सेवा के उपभोग पर जो व्यय किया गया था खर्च, उसे दे रहा है परिवार क्षेत्र फर्म को पैसा। उसके बाद जो फर्म क्षेत्र है उसी पैसे को वापिस परिवार क्षेत्रों को दे रहा है। किस लिए? क्योंकि वह पहले वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाओं पर जो लागत आया था, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, उसके बदले में श्रम के बदले में मजदूरी दे रहा है फर्म क्षेत्र, भूमि का जो है वह किराया दे रहा है, पूंजी का ब्याज दे रहा है और उद्यमी को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यह हमारा मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है जो कि कुछ इस टाइप का चक्र में चल रहा है मौद्रिक प्रवाह। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। इसमें आय विधि से GDP/FC की गणना करना है, जो कि FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जो कि साधन लागत होता है। इसमें कर्मचारियों का पारिश्रम दिया गया है 13,300 करोड़ रुपए में है, ब्याज दिया गया है 1500, लगान है 1000, लाभ है प्रॉफिट 1500। अगला स्वरोजगार से मिश्रित आय जो है वह 16,100 है, अप्रत्यक्ष कर 800 है और सहायता जो दिया गया सब्सिडी वह है 300। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका जो टेबल दिया गया था उसे मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। इसमें निकालना है आय विधि के द्वारा GDP/FC। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें, तो सबसे पहले GDP/MP निकालना है हमें। MP मार्केट प्रोडक्ट पे, बाजार कीमत पे, मार्केट प्राइस पे सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है। तो इसमें A+B करना होगा, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रम में ब्याज को जोड़ना है, उसके बाद C को माइनस करना है। C यहाँ पे लगान था, उसके बाद D को प्लस करना है जो कि लाभ है, उसके बाद फिर E को भी प्लस करना है जो कि स्वरोजगार से मिश्रित आय दिया गया।
तो ए में था कर्मचारियों का पारिश्रम 13,300 प्लस बी जो था ब्याज 1,500 था माइनस सी 1,000 था जो कि लगान था प्लस डी जो है वह 1,500 है लाभ और प्लस ई जो है स्वरोजगार से मिश्रित है वह है 16,100। तो सभी के जोड़ने पर 31,400 प्राप्त होता है यहाँ पे, जो कि जीडीपी एट एमपी होता है। अब इसे हमें जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। तो जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी किया जाता है, जिसे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स को आईटी में माइनस करना पड़ता है सब्सिडी को। तो यहाँ देख सकते हैं जीडीपी एट एमपी जो हमारा है वह है 31,400 आया था। इसमें एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस सब्सिडी करना है, तो एफ जो है घटाया गया है। एफ देख सकते हैं अप्रत्यक्ष करें इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स एफ लिख दिए माइनस इसमें करना है सब्सिडी को, जिसे कि जी से दिखाया गया है। यहाँ पे जी नंबर में सहायता सब्सिडी, तो इसे बिठाने पर जो सब एफ था अप्रत्यक्ष कर 800 प्लस माइनस सब्सिडी जो है 300, तो इसे घटाने से 31,400 माइनस आता है इसमें 800 300 500, तो इसमें घटाने पर 30,900। इसका आंसर है करोड़ रुपए जीडीपी एट एफसी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि मुद्रा के क्या कार्य हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका वर्णन करना है। तो देख सकते हैं मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के कार्य मुख्यतः 2 कार्य हैं। पहला है प्राथमिक कार्य मुद्रा का, दूसरा है गौण कार्य। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम आता है। मुद्रा एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय में मुद्रा का माध्यम का कार्य होता है। और मुद्रा के बिना वस्तु विनिमय में वस्तु जो है वह विनिमय किया जाता था वस्तु के द्वारा, जिससे विनिमय में काफ़ी कठिनाई होता था, लेकिन मुद्रा ने क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को अलग कर दिया है। दूसरा कार्य है इसमें मूल्य की इकाई, तो मुद्रा किसी भी वस्तु तथा सेवा का उचित मूल्य निर्धारित करने में सहायता होती है और प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है। और जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय जो है वह वस्तु से होता था और मुद्रा की तरह मूल्य की कोई साझी इकाई नहीं थी। दूसरा इसमें है गौण कार्य मुद्रा का, जिसे कि सहायक कार्य कहा जाता है, द्वितीयक कार्य। इसमें पहला स्थगित भुगतानों का माप, तो स्थगित भुगतान वह होता है जिनका भुगतान अभी न करके भविष्य के लिए किसी समय में किया जाता है। मुद्रा के कारण भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का भुगतान करना सरल हो गया है और ऐसे भुगतानों का भुगतान वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में करना कठिन होता है। और मुद्रा के इस कार्य वित्तीय बाजार की उत्पत्ति हुई है और निवेश में कई गुना भी वृद्धि हुई है। दूसरा है मूल्य का संचय, तो मूल्य का संचय का अर्थ है धन का संचय करना। आज के युग में बचत का काफ़ी महत्व है और इस बचत जो है वह सुरक्षित भविष्य तथा निवेशों के लिए करते हैं। और मुद्रा के कारण धन का संचय करना काफ़ी आसान हो गया है और अब धन आसानी से कागज मुद्रा के रूप में संचित करके जो रखा जा सकता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन का संचय वस्तु के रूप में किया जाता था, जिसमें टूट फूट तथा पूंजीगत हानि का भी भय बना रहता था। तीसरा इसमें मूल्य का हस्तांतरण, तो मुद्रा ने धन के हस्तांतरण को काफ़ी सरल कर दिया है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन को वस्तु के रूप में एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण करना काफ़ी कठिन कार्य था। और मुद्रा के इस कार्य के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि हुई है तथा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सरल हो गया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तीसरा मुद्रा का कार्य है मुद्रा का आकस्मिक कार्य। इसमें साक्ष्याधार, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देने का साधन, पूंजी की गतिशीलता में सहायक, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, पूंजी को तरल बनाने में सहायक। और चौथा है मुद्रा के अन्य कार्य, जिसमें निर्णय का वाहक, तरलतादायक और शोधन क्षमता की सूचना आदि शामिल हो गए मुद्रा के कार्यों में। 18 नंबर क्वेश्चन के व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसमें बताना है कि व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक क्या होते हैं।
तो इसका उत्तर है यहाँ केंद्रीय बैंक है पहला में, और दूसरा में है व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक। इसमें पहला बैंकिंग व्यवस्था में स्थान के अनुसार देखें अंतर, तो केंद्रीय बैंक जो है यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है और यह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है वह यह बैंक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होता है और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। दूसरा उद्देश्य दोनों का क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि केंद्रीय बैंक का कि इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य जो है वह लाभ कमाना होता है। संख्या के अनुसार बात करें दोनों में अंतर, तो केंद्रीय बैंक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 केंद्रीय बैंक है, सभी देशों में एक एक केंद्रीय बैंक होता है। और व्यापारिक बैंक देखें तो देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। चौथा है स्वामित्व के आधार पर देखें अंतर, तो केंद्रीय बैंक जो है वह सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है प्रायः अंशधारियों के बैंक होते हैं, इनका स्वामित्व सरकारी और गैर सरकारी भी हो सकता है। अगला देखें जनता से संबंध दोनों में क्या है, तो केंद्रीय बैंक जो है दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में जनसाधारण के साथ व्यवसाय नहीं करता, यह सिर्फ सरकार के कार्य करते हैं, जबकि व्यापारिक बैंक जो है वह जनता से व्यवसाय करते हैं पैसों का। बैंकर के रूप में अंतर देखें तो केंद्रीय बैंक जो है सरकार के बैंकर के रूप में सरकार से लेन देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है वह जनता का बैंकर होते हैं। नोट निर्गमन की दृष्टि से देखें तो केंद्रीय बैंक मुद्रा पत्र मुद्रा का निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है और व्यापारिक बैंकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऋण की दृष्टि से देखें तो यह अंतिम ऋणदाता है और व्यापारिक बैंकों को बिल भुनाने की सुविधा केंद्रीय बैंक देता है, जबकि केंद्रीय बैंक जो है बैंक के ग्राहक होते हैं, केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं व्यापारिक बैंक। अगला प्रतियोगिता के आधार पर अंतर देखें तो केंद्रीय बैंक इसकी व्यापारिक बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, जबकि व्यापारिक बैंकों को देखें तो देश के विभिन्न व्यापारिक बैंक परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। अगला विदेशी विनिमय के दृष्टि से अंतर देखें तो केंद्रीय बैंक जो है वह देश के विदेशी विनिमय का लेन देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है यह केवल केंद्रीय बैंक की आज्ञा से ही विदेशी विनिमय का तथा व्यापार कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जिसकी MPC कहा जाता है में परिवर्तन का समग्र मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या एक रेखा चित्र से कीजिए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC क्या है उसी को बताना है। तो उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। MPC इज इक्वल टू उपभोग में परिवर्तन डिवाइड बाय आय में परिवर्तन इज इक्वल टू चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y। MPC का मान 0 तथा 1 के बीच रहता है हमेशा, लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय का उपभोग किया जाता है तो चेंज इन C डिवाइड इज इक्वल टू चेंज इन Y हो जाता है, तो MPC 1 के बराबर होता है। और यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय बचत कर लिया जाता है तो चेंज इन C 0 हो जाता है, कंजम्पशन 0, अतः MPC भी हो जाता है 0। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।